उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि उद्गम तो यूपी में हमें लगता है मात्र एक गोमती का होता है। बाकी कोई नदी ऐसी नहीं है जो उत्तर प्रदेश से पैदा हो रही है। यदि पैदा होने वाली कोई नदी है तो बहुत छोटी नदी है। ये सब आज के कहाँ गई हैं सब? चलिए चलिए गंगा नदी सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगा नदी को। क्या क्या पर्यायवाची है गंगा नदी के? हाँ सदा नहीं जान। हाँ अलकनंदा स्वयं एक नदी है। हाँ इसमें मिलती है देवप्रयाग में गंगोत्री, तो वह जगह है देवप्रयाग मिलते हैं जहाँ से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं देवप्रयाग में, वहाँ से गंगा। इसका पर्यायवाची है भागीरथी, देव नदी, सूरज नदी, भागीरथी, देव नदी, सूरसरी, पद्मा, जहानी। इतने नामों से इसको अपने यहाँ जाना जाता है गंगा नदी को। अब इसको बंद कर दो, अब कोई आने वाला नहीं, जो आने वाले हैं वो आ गए। चौधरी बंद कर दो। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा हिमालय के गोद में उत्तराखंड। किस जिले में? उत्तरकाशी जिले में। उत्तराखंड राज्य है, उत्तरकाशी जिला है। और उत्तरकाशी जिले में एक जगह है गंगोत्री। ठीक, उत्तराखंड राज्य, उत्तरकाशी जिला, और उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर है। और इसी ग्लेशियर में एक जगह है गोमुख। गाय के मुख के आकार का है, इसलिए इसको कहा गया गोमुख। इसी गोमुख से गंगा जी निकलती हैं। तो जब ये निकलती हैं उत्तरकाशी में गोमुख से, तो इनका क्या नाम होता है? भागीरथी। तब इनका नाम होता है भागीरथी। आगे बढ़ने के बाद टिहरी जिले में इस भागीरथी नामक धारा में भिलंगना नदी मिलती है। प्लस भागीरथी का संगम होता है कहाँ पे? टिहरी जिले में। भिलंगना नदी एक नदी है, भिलंगना। टिहरी जिले में भिलंगना नदी मिलती है किससे? भागीरथी से।
अभी गंगा नाम नहीं है, अभी भागीरथी नाम। भीलंगना, BH भीलंगना। कोल भील होते हैं ना, तो वही वाला भीलंगना है। कोल भी तो जनजाति है। हाँ, तो उसी तरह का इसका नाम है भीलंगना नदी। इन दोनों का संगम कहाँ होता है? टिहरी जिले में, भागीरथी और भीलंगना का। इस संगम को हम कहते हैं गणेश प्रयाग। देखो, गंगा से क्वेश्चन जो है यूपी PCS में, अपने उत्तर प्रदेश में एक दो जरूर बना दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रवाह तंत्र है गंगा का। टिहरी जिले में भीलंगना से भागीरथी जब मिलती हैं, या भागीरथी में भीलंगना आके मिल जाती है, तो उस प्रयाग को कहते हैं, उस संगम को कहते हैं गणेश प्रयाग। और यहीं पे टिहरी जिले में गणेश प्रयाग जहाँ पे मिल रही है, वहीं पे टिहरी परियोजना है। टिहरी डैम। और इस टिहरी परियोजना के बारे में कहा जाता है कि अगर भूकंप के नाते टूट जाए, तो हम लोग जहाँ बैठे हैं ना, सब लोग अरब की खाड़ी में दिखाई देंगे, इतना पानी है वहाँ। यहाँ ये जगह भी, ये जगह इतना जल संचित है वहाँ। इतना जल है, 163 फीट जल है वहाँ पे संचित है। ऊंचाई नहीं है, जल की ऊंचाई है। और बाकी उसके डैम से होते हुए जब उत्तरकाशी जब जाया जाता है ना, तो उसी डैम के किनारे किनारे जाया जाता है। लगभग 50 या 60 किलोमीटर है। एक जिला उसमें दबा हुआ है, पूरा का पूरा टिहरी जिला। हम तो गए हैं, जैसे ये लगेगा ना कि जैसे कि उसी के किनारे बस चलती है ऊंचाई पे, तो नीचे जब देखोगे एक साइड में, लगेगा कि हरी साड़ी कोई जो है फैला दिया है, एकदम पतला सा नीचे, इतना नीचे खाई है। अब इतना नीचे ऊपर से देखने पे, उसके बावजूद भी 163 फीट जल उसमें है, लगभग 60 से 70 किलोमीटर। अब समझ लो डैम टूट जाए। और दुनिया का सबसे बड़ा डैम है कंक्रीट से बना हुआ, टिहरी डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम कंक्रीट मामले में। कंक्रीट से। दरअसल है क्या ना, जैसे मान लो कि इस साइड से भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, और इस साइड से भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ठीक। और इसी जो इसका एक खाई वाला क्षेत्र है, यही टिहरी जिला बसा हुआ, यही टिहरी बसा हुआ था। इधर पहाड़ी, इधर पहाड़ी। और क्या किया गया, जैसे कि जो निकास द्वार है पहाड़ी का, जैसे कि ये बंद है प्राकृतिक रूप से, जो निकास द्वार है पहाड़ी का, यही पे डैम लगा, इसी पे जो कंक्रीट से डैम बना दिया गया, तो ये पूरा जल संचित है वहाँ पे। अगर जो भूकंप से सबसे बड़ा खतरा यहीं पे है कि भूकंप के नाते ये जो कंक्रीट से बना हुआ डैम टूट गया, तो फिर ये मान के चलो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो खत्म ही होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश भी खत्म हो जाएगा, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, इतना तेज बहाव होगा। वहाँ पे डैम बनाने से पहले ये सब चीजें तो जानती हैं, मजबूरी है ना। नहीं भाई, मजबूरी भी है, जैसे कि इतनी बड़ी आबादी को ऊर्जा देनी है, एनर्जी देनी है, तो फिर आए कहीं भी प्रकृति के अनुकूल है, जैसे कि पर्यावरण के अनुकूल है। तो ये संभावना व्यक्त किया जाता है कि प्रलय आ सकता है इस डैम के टूटने से। तो जानते हो कैसे हो, क्या होगा, कुछ नदियाँ उल्टा बहने लगेंगी। सर, और नदियाँ, इतना तेज पानी आएगा तो कुछ नदियाँ उल्टा बहने सर लगेंगी। जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, क्या उस जल को अपने रोक नहीं पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, सब के सब इतना तेजी से उफान में आ जाएंगे ना। समुद्र के बराबर पानी है, जो सर बता रहे 163 फीट कम होता है पानी, और 50-60 किलोमीटर, और भी 50-60 किलोमीटर लंबाई या चौड़ाई, अभी एग्जैक्ट नहीं पता है। चौड़ाई भी ये मान के चलो, अभी जब जिला डूबा है तो 20-25 किलोमीटर से कम तो नहीं चौड़ाई होगा। कल ही देख रहे कि भाखड़ा नंगल डैम जो है, बता रहे थे लोग कि अगर वो उसका कंट्रोल अगर यूज कर दिया जाए
5 घंटे लगेंगे वहाँ से पानी दिल्ली पहुँचने में। लेकिन वो तो मान लो भाखड़ा नंगल डैम में छोटे डैम है सर। सर बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा डैम भाखड़ा नंगल ऊंचाई हीराकुंड है और एक भाखड़ा नंगल है। नहीं नहीं, इसमें जो है ऊंचाई में हाइट में देखा जाए जलराशि की अधिकता में तो टिहरी डैम। अब भाखड़ा नांगल वो छोटी नदी है ना, छोटी नदियों का बनाया गया है। और यहाँ पे देख रहे हो कितनी, अभी देखो तो कितने नदी को जो है संचित लेके आ रही हैं जल। तो एक प्रयाग बन गया कहाँ पे, टिहरी में, भिलंगना और भागीरथी मिलने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं गणेश प्रयाग। और इसी गणेश प्रयाग की कौन सी परियोजना है, टिहरी परियोजना, टिहरी बांध या टिहरी डैम परियोजना। चलिए आगे, भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पे के बाद आगे बढ़े इस बार है भागीरथी। अभी इनका नाम भागीरथी चल रहा है, उत्तर काशी निकली है, टिहरी आ गई। भागीरथी प्लस भिलंगना के संगम का जल भागीरथी भिलंगना का संयुक्त जल जब आगे बढ़ता है तो इसमें अलकनंदा नदी आगे मिलती है। दो का तू लेके जा रही है, इसका भागीरथी स्वर्ण भिलंगना का जब लेके आगे बढ़े तो एक मिल जाती है इसमें नदी कौन सी, अलकनंदा। और अलकनंदा जहाँ पे इससे मिलती है, अलकनंदा जहाँ मिलती है, इस स्थल को हम कहते हैं देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग से अलकनंदा अकेले नहीं आ रही है, अलकनंदा 4 नदियों का जल लेके आ रही है। टिहरी जिले में ही भागीरथी से मिलती है। चार नदियों का जल लेकर अलकनंदा कहाँ आती है, टिहरी जिले में। और टिहरी जिले में ये मिलती है किससे, भागीरथी से। तुम लोग बात तक को इसको समझ लो। सर अलकनंदा वो दाहिने छोर के है कि बाएं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी राइट ट्रिब्यूटरी होती है ना। हाँ तो अलकनंदा तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है ना। तो लेफ्ट से ही तो मिल रही है। इधर से आ रही है उधर से लेफ्ट है, हाँ। अब इधर से नहीं इधर से नहीं देखा है ट्रिब्यूटरी, उसका मतलब ही होता है, कॉन्सेप्ट ही होता है कि जिधर नदी जा रही है उसके लेफ्ट। उसके किधर, जैसे मान लो गंगा इधर से आ रही है इस तरह से, तो अब गंगा का लेफ्ट और राइट ये होगा ना। उधर से नहीं सर ये होगा ना। क्यों, नहीं सर सही उधर ही होगा। लेफ्ट होगा। हाँ, वही बोल रहे तो अलकनंदा 4 नदियों का जल लेके कहाँ पे आ रही है, हैं। देवप्रयाग। देवप्रयाग। यहाँ भागीरथी मिलती टिहरी जिले में आ रही हैं। और जहाँ पे अलकनंदा 4 नदियों का जल लेके भागीरथी से मिलती है, इस स्थल को हम कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है। ठीक। अब ये 4 नदियाँ जो प्रयाग बनाती हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो पूछा जाता है। अलकनंदा में कौन कौन नदियाँ मिलती हैं और कौन कौन प्रयाग बनता है, जिसको हम कहते हैं पंच प्रयाग। ये पंच प्रयाग बन जाता है कहाँ पे, हिमालय पर। चलिए तो देखिए अलकनंदा कहाँ से निकल रही है। अलकनंदा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, उद्गम इसका। अलकनंदा का उद्गम उत्तराखंड में एक जिला है, उत्तराखंड में चमोली। उत्तराखंड राज्य के
चमोली जिले के संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकल रही है। चमोली जिला है उत्तराखंड में, और उस चमोली जिले में एक ग्लेशियर जिसका नाम है संतोपत। इस संतोपत ग्लेशियर से ही निकल रही है अलकनंदा। संतोपत ग्लेशियर, जैसे वो निकल रही है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से, ये निकल रही है संतोपत ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर जब निकलती है आगे, तो अलकनंदा में जो नदी मिलती है उसको धौली गंगा कहते हैं। अलकनंदा निकल रही है कहाँ से, चमोली जिले के संतोपत ग्लेशियर से। और संतोपत ग्लेशियर से निकल के जब आगे बढ़ती है तो अलकनंदा में मिल जाती है धौली गंगा। धौली गंगा। और जब इन दोनों का मिलन हो जाता है अलकनंदा और धौली गंगा का, तो जो प्रयाग बनता है उसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। ये सब काम अलकनंदा गंगा से मिलने से पहले ही कर रही है। ज्यों संतोपत ग्लेशियर से निकली तब तक चमोली जिले में ही मिल जाती है एक नदी, कौन, धौली गंगा। और धौली गंगा और अलकनंदा के जो संगम बनता है उसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। चलिए, बद्रीनाथ में हाँ। जब इन दोनों का जल लेके, धौली गंगा का जल लेके अलकनंदा आगे बढ़ती है, तो अलकनंदा में मिल जाती है नंदाकिनी। अलकनंदा किसका जल लेके आ रही है, अलकनंदा अपना तो लेके आ ही रही है, और धौली गंगा का जल लेके आ रही है। और इन दोनों के जल में, लेकिन नाम इसका क्या पड़ रहा है, अलकनंदा है। अलकनंदा में मिल जाती है कौन, नंदाकिनी। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। और जब नंदाकिनी मिलेगी तब जो प्रयाग बनेगा उसको कहेंगे नंद प्रयाग। ठीक, ये सब नदियां मिलती भले जा रही हैं, लेकिन अलकनंदा का नाम अलकनंदा ही चल रहा है। जैसे गंगा में बहुत नदियां मिलेंगी, फिर भी गंगा का नाम क्या रहेगा, गंगा। उसी को लेके हम चलेंगे। चलिए, फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, किसका जल लेके, धौली गंगा का, नंदाकिनी का, अपना स्वयं का। सर ये नंदाकिनी है कि मंदाकिनी है? नंदाकिनी। मंदाकिनी दूसरी है। नंदाकिनी, मंदाकिनी इधर पड़ती है ना, दक्षिण भारत की नदी। क्वेश्चन बना सकता है कंफ्यूजन के लिए। बनाता है, ये यहाँ से क्वेश्चन क्यों बनाता है? नहीं, ये जो नंदाकिनी है या मंदाकिनी कर देगा, तुरंत मान लेंगे। तुरंत मान लेंगे। चलिए, अलकनंदा फिर आगे बढ़ी तो इससे पिंडार नदी मिल जाती है। तीसरा प्रयाग अर्थात अलकनंदा प्लस पिंडार नदी है। और जब इसका जो जहाँ मिलन होता है उसको हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। उसको क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग। इसके बाद से फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ेगी तो इसमें मिल जाएगी कौन सी नदी, मंदाकिनी।
तब मिलेगी सबसे नीचे मंदाकिनी। चलिए, एक प्रयाग, 2 प्रयाग, 3 प्रयाग, और चौथे नंबर का जो प्रयाग है उसमें अलकनंदा प्लस इसमें कौन मिल जा रही है, मंदाकिनी। तो इसके मिलन से जो प्रयाग बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। इतने को लेके जब चमोली से बाहर निकल जाती है तब इसका जो है मिलन हो जाता है 5वें नंबर पे कौन, भागीरथी। देखो एक बार कायदे से फिर देख लो। सबसे पहले अलकनंदा से कौन सी नदी मिल रही है, धौली गंगा। फिर मिल रही है कौन, मंदाकिनी। फिर मिल रही है पिंडार। चौथे में अलकनंदा से मिल रही है मंदाकिनी। और ये चारों के जल को अलकनंदा लेके आती है कहाँ पे, जब आगे लेके आती है टिहरी जिले में तो भागीरथी में मिल जाती है। अलकनंदा प्लस 4 नदियों का जल ला के टिहरी जिले में मिलती है। और इस प्रयाग को हम कहते हैं कौन सा, यही है देव प्रयाग। और गंगा नीचे उतरने के पहले पंच प्रयाग 5 बार संगम बना चुकी होती हैं। ये सब प्रयाग बन रहे हैं कहाँ पे, हिमालय में। ये सब के सब प्रयाग हिमालय में, हिमालय पर ही बन रहे हैं। पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग और 5वां है देव प्रयाग। और देव प्रयाग से जब इतने नदियों का धारा आगे बढ़ता है तो उसी को हम कहते हैं गंगा। इसके पहले कौन है, भागीरथी। ये तो अभी हम लिखवाए हैं कि देव प्रयाग के बाद इतनी नदियों का जल जब आगे बढ़ता है तो उसी को हम कहते हैं गंगा। तो गंगा कहाँ से निकल रही है, पूरा परिचय देना है तो क्या बताओ। उत्तर काशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती हैं। निकलने के बाद उत्तर काशी में बहते हुए आगे बढ़ती हैं चमोली जिले में और आगे चलने के बाद टिहरी जिले में भिलंगना नदी से इनका संगम होता है। वहाँ बनता है गणेश प्रयाग। और गणेश प्रयाग पर ही टिहरी डैम। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद 4 नदियों के जल को लेके कौन, अलकनंदा नदी इनसे मिलती है कहाँ पे, भागीरथी जो है से मिलती है अलकनंदा कहाँ पे, देव प्रयाग, टिहरी में ही, टिहरी जिले के देव प्रयाग, टिहरी में ही। और जब इन सबों का संगम बनता है उसको हम कहते हैं देव प्रयाग। और देव प्रयाग से जो जल की धारा नीचे उतरती है उसको हम कहते हैं गंगा। गंगा इसके पहले जितनी नौटंकी हो रही है सब के सब जो है गंगा नहीं कही जाएगी, भागीरथी कही जाएगी। ठीक, ये इतना याद रहना चाहिए कौन कौन प्रयाग बन रहे हैं। अब पंच प्रयाग जब पूछे तो उसमें गणेश प्रयाग नहीं आता है। पंच प्रयाग में यही 5 प्रयाग आते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अगर क्वेश्चन आता है गंगा कहाँ से निकलती है तो आंसर तो देव प्रयाग होगा ना। और गोमुख और देव प्रयाग दोनों दे दिए, गोमुख और देव प्रयाग दोनों दे दिए। दोनों दे दिया तब भी जो है ना उसका जो है वो गंगोत्री ही मारा जाएगा। वो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि भागीरथी का नाम गंगा किस स्थल से पड़ जाता है, तब हम कहेंगे देव प्रयाग। ये तो कंफ्यूज करने के लिए हम लोगों से पूछ सकता है, जैसे हमको पता है। हाँ, तो यदि गंगा की बात निकालती है कि गंगा का उद्गम कहाँ से है तो उद्गम देव प्रयाग नहीं। ये कंफ्यूजन, गंगा देव प्रयाग के नाम आता है।
भागीरथी का संगम है वहाँ पे गोमुख में। हाँ भागीरथी केवल 2 नदियों का लेके आई है। हाँ हाँ? इधर से अलकनंदा इतनी नदी 4-5 नदियों का लेके आ रही है। हाँ। अलकनंदा को मेन स्रोत नहीं मानते। देखो मेन स्रोत क्या है कि पुराण हमारे जो है नाम के बहुत बड़े जो है ज्ञाता है, बहुत बड़े स्रोत हैं पुराण। तो पुराणों में भागीरथी नदी का इतना विशद वर्णन है कि इस नाते जो है इतने, जबकि जितना जो है लेके आ रही है नदी ना भागीरथी, उससे कई गुना जल लेके आ रही है अलकनंदा, लेकिन इसका नाम जो है अलकनंदा न देके पौराणिक कथाओं के नाते इनका नाम जो भागीरथी। ठीक, अलकनंदा के संदर्भ में बताओ, इतना सीरियल देखे हो, कुछ देखे? और गंगा से रिलेटेड देखो कितने सीरियल हैं। ये सीरियल क्यों बने? क्योंकि पुराणों में इनका उल्लेख है। अब बताओ, सरस्वती का उल्लेख ऋग्वेद में किस रूप में हुआ है? नदीतमा, नदीतमा, नदीतमा का मतलब होता है नदियों की माता। यौन पूजनीय। हाँ, और सरस्वती जो है इस समय कहीं है नहीं। उस सरस्वती का लोकेशन क्लियर नहीं है। जिस सरस्वती की बात आर्य कर रहे हैं वो सरस्वती राजस्थान में बहती थी, वो सरस्वती राजस्थान और पंजाब वाले एरिया में बहती थी। और जिस सरस्वती को हम लोग कहते हैं वो इलाहाबाद में कहते हैं। और जब दो नदियों का टक्कर जो आपस में जब होगा ना, तो वहां से जो फेन निकलेगा, गाज टाइप निकलेगा ना। इलाहाबाद संगम में जाओगे नहाने के लिए, जब 1000-2000 रुपये नाव वाला ले लेंगे, तब देख कहेंगे चलिए हम आपको साक्षात सरस्वती के दर्शन करवाते हैं। और जहाँ पे गंगा यमुना मिलती हैं, टक्कर होता है, वहाँ जो फेन निकलता है कहते हैं सरस्वती निकल रही। हाँ? सर हम पूरा तक देखें, पूरा जो मिलन हो रहा है गंगा जी का और ये यमुना और सरस्वती का, वहाँ के तीनों का पानी कलर में अलग अलग है। कहाँ पर? इलाहाबाद में? जी सर। कहाँ से कलर देखते? गंगा यमुना का कलर अलग अलग है। यमुना जी हरा हरा पानी रहता है, गंदा पानी क्योंकि रहता नहीं देख रहा वहाँ पे गंगा जी की अपेक्षा जो है यमुना जी का पानी साफ है। इलाहाबाद साफ है कि ज्यादा है? साफ है। इलाहाबाद में साफ बहुत है, कौड़ी। काफी साफ। गंगा जी काफी जो है गंदी है वहाँ हमको इलाहाबाद। गंगा जी साफ है एकदम। अरे नहीं। गंगा जी विंध्याचल गंगा जी का जो है पानी देखोगे तो मटमैला हल्का रेड कलर का दिखेगा, और उनका हरे कलर का जो पानी दिखता है। बढ़िया ठीक है, जानते हो क्यों? क्योंकि आगरा से इलाहाबाद की दूरी काफी अधिक है। ठीक, आगे बढ़ने के बाद इनको चंबल जैसी नदी मिल जाती है यमुना जी को। चंबल अधिक जलराशि वाली नदी है, और वो चंबल के किनारे कोई इंडस्ट्री नहीं, तो जो भी गंदगी ये आगरा में पाती हैं दिल्ली में, उसको जो है धुल देती है चंबल। और जब नदी कितना ही गंदी हो, कुछ लंबी दूरी तक तय कर लेना, तो उसकी गंदगी बैठ जाती है। गंगा जी इलाहाबाद में क्यों इतना जो है गंदी दिखती है? क्योंकि देखो कानपुर से बहुत अधिक गंदगी पाई जाती है, और इलाहाबाद आते हैं तो बैठ नहीं पाती है गंदगी। और गंगा के किनारे जो है बड़े बड़े शहर हैं, इंडस्ट्रियाँ तो हैं ही, बड़े बड़े शहर, आवासीय शहर हैं। आवासीय शहरों का मलजल, सीवेज, जो सीवेज जो है ना, तो वो सब के सब नाला जो गंगा जी में गिराया जाता है। ये कारण है कि गंगा जी पे हो सकता है आज पूरा क्लास गंगा जी पे ही खत्म हो जाए, क्योंकि गंगा से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आज एग्जाम में, तो मैं किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं। चलिए सर, विंध्याचल जो गंगा जी है हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत साफ है। विंध्याचल जी बना। अपना यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार और रिकॉल करो, गंगा जी कहाँ से निकल रही हैं? उत्तराखंड, उत्तरकाशी जिला गंगोत्री के गोमुख से निकल रही हैं। वहाँ पे इनका नाम क्या रखा गया? आगे जब बढ़ती है तो सबसे पहले कौन सी नदी से मिलती है? भिलंगना किस जिले में मिलती है? जहाँ पे मिलती है उसको किस प्रयाग के नाम से? गणेश प्रयाग। जहाँ मिलती है उसको हम कहते हैं गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग से जब आगे बढ़ती हैं टिहरी डैम के बाद, तब इनसे कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा। 4 नदियों के जल को लेकर मिल जाती है, और वहीं पे बन जाता है क्या?
और जितने 4 प्रयाग बनते हैं वो सब के सब अलकनंदा में बनते हैं, न कि भागीरथी। और देव प्रयाग में जब अलकनंदा का जल भागीरथी पा जाती हैं तो जो धारा संयुक्त धारा आगे बढ़ती है उसी को हम कहते हैं। ठीक, चलिए गंगा बन गई देव प्रयाग में। अब गंगा उतरेगी, अब तक अभी हिमालय से उतरी नहीं है, अभी अब तक हिमालय नहीं उतरी। अभी जो भी है सब कुछ हिमालय में ही हो रहा है। यानी कि हरिद्वार से उतरना शुरू करेंगे नहीं? हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती हैं, आगे बढ़ती हैं तो ऋषिकेश, केश एवं हरिद्वार जिले में गंगा मैदान से क्षेत्र में प्रवेश करती है। ऋषिकेश पहले, तब हरिद्वार, हरिद्वार में आके पूरा मैदान में उतर जाती है। और जब मैदान में उतर जाती हैं तो इनकी दिशा जो है दक्षिण से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से दक्षिण पूर्व। जैसे मान लीजिए उत्तर में हिमालय है, जब तक ये पर्वत पे है तब तक ये सीधे उत्तर से दक्षिण की तरफ उतर रही है। जब यहाँ मैदान में मान लो यहाँ हरिद्वार की नुमाई, तो हरिद्वार से क्या होता है, इनकी दिशा धीरे धीरे कर्व लेना शुरू हो जाता है। मैदान में आके दक्षिण पूर्व हो जाती है। इनकी दिशा कैसी हो जाती है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व हो जाते हैं। चलिए, और दक्षिण पूर्व हो के सबसे पहले उत्तर प्रदेश के, जैसे कि हरिद्वार से आ गई मैदान में, फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। यदि क्वेश्चन पूछे कि गंगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती हैं, तो बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं। बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं और गंगा से अब मैदान में जो प्रमुख नदियां मिलती हैं, अभी तो अब तक तो जो नदियां मिली कहाँ पे मिली हैं, हिमालय पर्वत। अब मैदान में उतरने के बाद इनसे जो है कौन कौन सी प्रमुख नदियां मिलती हैं उसको देखिए। प्रवेश कहाँ की, उत्तर प्रदेश में, जस्ट उत्तरी कहाँ, हरिद्वार में। हरिद्वार से आगे बढ़ी तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं बिजनौर जिले में। चलिए, बिजनौर से जब आगे बढ़ती हैं तो गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बाएं से कौन दाहिने से मिलती है। दाहिने से मिलने वाली,
दाहिने से, गंगा के दाहिने से मिलने वाली जो सहायक नदी हैं इनकी, वो यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा। दाहिने ओर से कौन मिल रही है? यमुना। फिर मिल रही है कौन? टोंस। फिर मिल रही है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। और फिर मिलती है कर्मनाशा। इतनी नदियां मैदान में गंगा के दाहिनी ओर से मिलती हैं। यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनाशा। इसी यही कर्मनाशा नदी है जिस पे लिखा गया कक्षा 10 में चैप्टर है कर्मनाशा की हार। पढ़े हो? यही कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा की हार मतलब इससे क्या है? हिंदी में एक चैप्टर है कर्मनाशा। है, लेकिन हार ये समझ में नहीं आया, क्यों हार, कैसे हार? उस चैप्टर उसको पढ़े हो? अभी इतना याद थोड़ा ना है, चैप्टर का नाम याद है या ना? जैसे हिंदी यूपी बोर्ड में है। कर्मनाशा की हार इसलिए इस चैप्टर का नाम है कि इस हिस्से में, इस लेख में दर्शाया गया है ना कि जैसे कि एक क्रांतिकारी घटना हो रही है। क्रांतिकारी घटना है कि एक पंडित जी हैं, ठीक, और उनके एक लड़के का नाम है, देखो नाम भूल रहा है, और लड़का जो है प्रेम कर लेता है किसी एससी से, विधवा एससी रहती है, तो उसके बाद से उसको बच्चा पैदा हो जाता है। अब जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय कर्मनाशा में बाढ़ आई रहती है। तो जो उच्च वर्ग का जो समाज है, जो सवर्ण वर्ग, वो कह रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि ब्राह्मण ने एससी के साथ, जैसे कि शूद्र के साथ ऐसा किया, इसलिए ये पाप है। अब कर्मनाशा पूरा इस बस्ती को ही खत्म कर देगी। ये कहानी का सार यही है, ठीक। अब ये कहा जा रहा है कि ये तो क्लियर है, जैसे गांव देहात में क्या होता है ना, कुछ बातें जो है सब लोग जानते हैं, लेकिन तब तक पुष्ट नहीं होती है जब तक वो व्यक्ति न कह दे ना मैं नहीं किया। होता है कि नहीं गांव देहात में? वो महिला इतना वो है, क्या कहा जाता है, वचन का पक्का, कि नहीं कहा जाता कि जो जुबान दे दी वो दे दी। महिला जो है लास्ट तक, अब गांव वाले उस बच्चे और माँ को एक साथ कर्मनाशा में, भाई ब्राह्मण वर्ग है, वो कह रहा है कि यदि बच्चे के साथ माँ को नदी में फेंक दिया जाए तो कर्मनाशा का पानी घट जाएगा। अब उसको जो है, बहुत शानदार कहानी है। महिला अपने गोद में बच्चे को ली है, नदी किनारे बैठी है और सफ़ेद साड़ी। अब पूछा जा रहा है कि बता दो बच्चा किसका है। पूरा गांव जानता है कि बच्चा किसका है, लेकिन बस उसके मुंह से सुनना चाहता है कि बच्चा किसका है। अब बच्चा है भैरवनाथ पांडे के लड़के का। अब भैरवनाथ पांडे के लड़के जो है जुबान लिए हैं कि देखो गलती तो हो गई, लेकिन कभी नाम मत मेरा बदनाम होने देना। उस महिला की मर्यादा को देखो कि लास्ट तक वो नाम नहीं बताती। तब भैरवनाथ पांडे उठते हैं, कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा लड़का बुजदिल हो सकता है, कायर हो सकता है, लेकिन मैं कायर नहीं हो सकता, मैं इस बच्चे को अपनाऊंगा। समझे? और उसके बाद स्वाभाविक है, नदी में बाढ़ आती है तो एक दिन कम हो ही जाता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है कर्मनाशा की हार। आई कर्मनाशा बिना जीव लिए ही वापस चली गई। तो इस तरह का एक बहुत सामाजिक परिवर्तन वाली कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, उसको पढ़ना। चलिए, तो ये नदियां जो है यमुना से मिलती हैं, कहाँ से? दाहिनी ओर से। बाईं ओर से कौन कौन नदी मिल रही है? बाईं ओर से रामगंगा, गोमती और घाघरा। मुख्यतः
इतनी नदियाँ जो है बाएं से मिलती हैं गंगा में। अब देखो गंगा क्यों नहीं इतना जलराशि वाली नदी बन जाए, अपना इनका है क्या क्या भागीरथी के रूप में जब आ रही हैं गणेश प्रयाग तक, एकदम एक लकीर है। और बाकी पानी भी रोक लिया जाएगा इनको। हाँ, तो गंगा के अमृत जो भागीरथी का जो पानी अमृत माना जाता है, तो गंगा के अमृत जल को तो रोक लिया जाता है वहीं पे, है कि नहीं? वहाँ पे रोक लिए, थोड़ा सा छोड़े कि इनका नाम चलता रहे, आगे चल के ये कही कि कोई जिंदा रखती है कौन? अलकनंदा। इतने नदियों से पानी उधार लेके आती है और सबको ले जाकर इनके दे देती है, अपना नाम भी खत्म कर लेती है कि नहीं? इतना लेके आई, उसके बाद अपना नाम भी खत्म। अब ये बताओ कितना हुई बसाव है गंगा के किनारे, कितना हुई प्रदूषण। यदि टिहरी डैम में इनके पानी को न रोका जाए, टोटल पानी को छोड़ दिया जाए, कितना गंदगी फैला होगी, सबको साफ करते हुए लेके चले जाएंगे। लेकिन हम तो एक तो गंदगी भी फैला रहे हैं और जो इनका जो जल है उसको भी रोक ले रहे हैं। ये कारण है कि गंगा में प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, आबादी अधिक है तो प्रदूषण होगा, लेकिन उनको छोड़िए तो। अब नदी का स्वभाव है बहना, और जबरदस्ती रोक के उसके पानी को रखोगे तो नदी भी अपना स्वरूप चेंज करेगी, और स्वरूप चेंज कर रही है। देखिए गंगा के किनारे जो है किस तरह की जल जनित बीमारियां पैदा हो रही हैं, स्किन कैंसर हो रहे हैं लोगों को। जाके गंगा जी में अगर जो कानपुर में कोई 1 महीना नहा ले, सर मेरा बहन के साथ नहा भी लिए, नहीं सर गुरुवार क्लास है ना, मैं शीशे एक बार खोज करो तुम गंगा जी को, नहीं दूर से तो कम से कम इलाहाबाद से निकलो एकदम गंगा किनारे, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, वहाँ पहुँच जाओ जहाँ इनका गोमुख है। यह भी एक तपस्या है, समझे? हमको तो इतना दूर चलोगे पैदल गंगा जी किनारे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है मन पढ़ने के विचार एकदम बदल जाएंगे। से, पढ़ने की भी जरूरत नहीं और रहेगी। सर पटना में जो गंगा जी इसका पढ़ते तो हम इसलिए हैं, पढ़ते तो हम इसलिए हैं कि हम अपने उद्देश्य जो हमारा है ना, जो जीवन का उद्देश्य है, इसको पानी को नहीं नहीं नहीं, जीवन के उद्देश्य से भटकने के लिए हम पढ़ते हैं। ये भी बात सही। जीवन का उद्देश्य जो है, भगवान आपको जो है पैदा किए तो आपको IAS बनने के लिए नहीं कहे। जो मानव का मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना है। वह मोक्ष नहीं, अपने आप से साक्षात्कार करना है। तो इसीलिए वो लिखे हैं कौन सावरकर कि जिंदगी में मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, जो खुद से खुद की मुलाकात कर। खुद से खुद के मुलाकात करना ही उद्देश्य होता, परम उद्देश्य। लेकिन हम वहां से भटकने के लिए पढ़ाई करके IAS बनना चाहते हैं। संपूर्ण भौतिक जो बात। खुद को जान गया ना, उसको IAS PCS और सफारी और क्या नाम है फॉर्च्यूनर की जरूरत ही नहीं। देखो इतने बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अपने आप अपना साक्षात्कार स्वयं कर लिए, वो सब कुछ दान कर दिए। टाटा ये बताओ, तुम्हें तो IAS बनना है। गौतम बुद्ध तो ऑलरेडी राजकुमार थे, और सबसे बड़ी बात उस युग में एकलौते थे। ये भी नहीं है कि एक भाई हो तो कोई संघर्ष हो, वो भी नहीं। छोटे थे, बड़े हाँ? तब हर चीज सर जीवन पूरे मलगढ़ राज्य के हेड सुदोधन के पुत्र हैं वो, और हर एक लक्षण से स्वस्थ भी हैं, लंबे चौड़े एकदम हैं, फिर भी अपने आप से उनका साक्षात्कार हो गया, फिर राज्य उसके लिए गौण हो गया। महावीर स्वामी राज्य गौण हो गया। और समस्या है तो जीवन का एक ही उद्देश्य है, जीवन का एक उद्देश्य है अपने आप से साक्षात्कार।
और इसको भटकाने के लिए हम पढ़ते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कुछ भी करते हैं, और उसके बाद भी जाके जब साक्षात्कार होता है, ये बताओ ओशो नहीं, रूसो नहीं, ओशो अपने यहाँ ओशो हाँ, जो अमेरिका में ओशो बताओ। ओशो जो है भोपाल यूनिवर्सिटी क्या है, प्रोफेसर है। लेकिन अचानक उसको जो है अपने अंदर का साक्षात्कार हो गया, सब कुछ तो मेरे अंदर ही है। पूरा नौकरी को छोड़ छाड़ के चल दिया कि नहीं। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन इसलिए चटक गए कि राजेश खन्ना चला गया कहाँ पे, राजेश में विनोद खन्ना चला गया ओशो रजनीश आश्रम में। हाँ, हर चीज में अमिताभ से आगे थे वो। बहुत है, अमिताभ का नाम ही नहीं होता। कहीं नहीं। वो चला गया वहाँ पे, 14 और फिर इनके लिए मैदान साफ मिला, अभी चमक गए। तो अपना साक्षात्कार करो। सर जब तुम क्या हो बताओ। एक भौतिकवादी इंसान फिलहाल तो यही और कहें। आईएएस बनना चाहता हूँ, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा भौतिकता है ना चलिए सर। हाँ। ये अति भौतिक है। हाँ सर। और तुम लोगों को इसलिए देख रहा है कि अति भौतिकवादी है। भौतिकवाद में भी एक अति भौतिकवादी होते हैं, एक भौतिकवादी होते हैं। सर ये बात गलत है। रुको यार। सर रियलिटी है क्या? सर अभी भौतिकवादिता है अंदर, तभी तो हम आईएएस बनना चाहते हैं। सही बात है। हाँ। नहीं तो क्या चीज कमी है, छोटी नौकरी पाके भी हम सुखी रह सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो रुतबा चाहिए, वो पावर चाहिए, वो चीजें समाज में स्थिति बनाना है, अपनी स्थिति बनानी है, सबकी नजरों में बनानी है, ताकि तभी तो बनना चाहते हैं। जुबान हिलाए नहीं कि जो भी चाहे वो मिल जाए। हाँ। यही तो है। हाँ। सही बात है। जो अति भौतिकवादी है वही बड़ी नौकरी चाहता है। जो भौतिकवादी है वो जीवन यापन के लिए कुछ भी मिल जाए, और जो भौतिकवाद से परे है उसको कुछ नहीं चाहिए। सर जीवन के जो संकट से लड़ के आया है। हाँ? नेता अति में भी स्क्वायर लगा। आईएएस तो काम करेंगे सर, वेतन पाएंगे, सीमित चीजें हैं, क्या? सीमित चीजें हैं कि हम नौकरी करेंगे, काम करेंगे, वो वर्क करेंगे, लेकिन नेताओं को तो कुछ नहीं करना है। चलो आगे चलो। इतनी नदियां दाएं बाएं से मिल जाती है गंगा से, और गंगा अपने उद्गम से मुहाने तक, लिखिए, गंगा अपने उद्गम से, ये है कि इन सब बातों में तुमको मजा आता है। ऐसा कौन सा युवा है जो जिसको मजा नहीं आएगा उन बातों पे? युवा ही नहीं, हाँ। किसी से भी पढ़ाई लिखाई से परे बात करोगे ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अपने जहाँ से उद्गम से मुहाने तक। उद्गम का मतलब होता है जहाँ से पैदा हुई। गंगा के संदर्भ। उद्गम का मतलब जहाँ से पैदा हुई। तो कहाँ पैदा हुई है? वो स्थल है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से पैदा हुई। अब मुहाना का मतलब होता है जहाँ पे नदी समाप्त हो जाती है। तो समाप्ति कहाँ हो रही है? बंगाल की खाड़ी। अर्थात गंगा का मुहाना है बंगाल की खाड़ी। 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अर्थात पूछा जाए गंगा कितनी लंबी है तो 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? 2525 किलोमीटर लंबी है उद्गम से मुहाने तक। अब इसमें से कितना दूर जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ हो रहा है? बिजनौर बिजनौर से
कहाँ से बाहर निकल जाएंगी? बलिया। उत्तर प्रदेश में अर्थात अपने प्रदेश में कहाँ पे प्रवेश कर रही हैं? बिजनौर से बलिया से निकल और बलिया से कहाँ चली जाएंगी? बिहार। बिजनौर से बलिया तक कुल 27 जिलों में गंगा जी उत्तर प्रदेश में बहती हैं। कुल 27 जिलों में बलिया से बिजनौर के बीच कुल 27 जिलों में कुल 27 जिलों में क्या किस प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के। उत्तर लिख लेना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुल उत्तर प्रदेश के कुल 27 जिलों में बहती हैं। 27 जिलों में और 1450 किलोमीटर दूरी केवल जो उत्तर प्रदेश में तय करती हैं। 1450 किलोमीटर की दूरी केवल उत्तर प्रदेश में। टोटल लंबाई 2525, 1450 किलोमीटर केवल यूपी में बह रही हैं। इसका मतलब कि आधा से अधिक यूपी में बह रही हैं। उसके बाद से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? बिहार। बिहार से कहाँ जाएंगे? बंगाल। और बंगाल से कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में जाके क्या इनका नाम हो जाएगा? मेघना। जमुना यमुना या मेघना? जमुना 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 उसका नाम। मेघना। ज्यों बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इनमें एक बांग्लादेश की नदी मिल जाती है मेघना। मेघना मिल जाती है तो गंगा जी का नाम पड़ जाता है मेघना। अब फिर आगे जब बढ़ती हैं तो पद्मा नामक नदी मिल जाती है। अब पद्मा कौन नदी है? वही ब्रह्मपुत्र का जल लेके जो आ रही है पद्मा। तो जब गंगा मिल जाती है तो गंगा का भी नाम क्या हो जाता है? पद्मा। तो इतना नाम चेंज होता है। लेकिन आधा से अधिक केवल अपने प्रदेश में बहती हैं। 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर गुजरती हैं? 27 जिलों से। किस जिले में प्रवेश करती हैं? और किस जिले से बाहर निकलती हैं? मैं इसलिए इतना जो है फोकस हो रहा हूँ कि यहाँ के सारे क्वेश्चन जितना मैं लिखवा रहा हूँ सब के सब एक एक दो और पूछे जा चुके हैं। पीसीएस से लेके वनडे एग्जाम में जाकर खोजोगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पूछा ना गया कि कहाँ से प्रवेश करती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कितने जिलों से बहती हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इसको जो है एकदम रटे रहना। इसलिए यूपी में कम कम लेके चल रहा हूँ। यूपी को लगातार जो 3 घंटा पढ़ा दिया जाए ना तो इतना इसमें फैक्ट है एक दिमाग में हाईजेक हो जाएगा। तो जितना दिया जा रहा है उतना तो कम से कम रटे रहो। यूपी की कॉपी कोई स्पेशल बनाया है कि नहीं? कहाँ है? उतना मोटा क्यों बना दी? उतना ये बनाई इतना मोटा कॉपी। देखो कॉपी जो पतली होती है ना थोड़ा बहुत सुंदर लगती है। अच्छा लगता है पढ़ने में भी। मैंने यही कहा था कि यूपी के लिए कॉपी आप लोग 70-80 पेज का ही बनाना ताकि जो है बहुत अच्छा लिखते हैं। सिस्टमेटिक लिखिए। सर इस तरह से हम लोग क्लियर करते हैं, आराम से लिखते हैं। हाँ तो इसका नोट ग्रुप में डाल देना। अन्य महानुभाव लोग जो क्लास में नहीं आते उनको भी फायदा हो जाए। चलिए बिजनौर 2 नाम लग रहा है। बिजनौर एक जिला एक और नाम लग रहा है। नहीं तो लखनऊ के भी आसपास बिजनौर। अरे कोई स्थल होगा बिजनौर। ये जिला है बिजनौर जिला। गंगा के तट पे महत्वपूर्ण शहर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर। सर मापदंड से कम है। हाँ? मापदंड से कम है हम लोग। क्या 24 हैं। 24 हो गया बहुत। अन्य क्लास में 25 हो रहे हैं। नहीं। कल चौरसिया जी क्लास था। हाँ 3 दिन। क्या मापदंड पूरा हुआ था? मापदंड कहीं पूरा नहीं हो रहा है।
तो गोरखपुर तो और नहीं 10 ठो आते हैं 10-11। और गोरखपुर में तो कई ठो मेंस निकाल लिए। हाँ वो एक हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो पिछली बार पढ़ रहा था मैं वहाँ था, तो हिस्ट्री लड़का नेट JRF निकाले थे, तो उनका वो इसमें भी हो गया, उसमें भी हो गया। अच्छा, JRF भी निकाल दिए और मेंस भी हो गया। तो पढ़ते हैं कि पढ़ाते हैं? वो पढ़ते थे, साथ ही पढ़ते थे, और फिर वहाँ के आके हिस्ट्री पढ़ाने लगे, JRF निकाला। टैलेंटेड आदमी था। चलिए, काफी हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर, प्रयागराज, प्रयागराज, कानपुर, गढ़मुक्तेश्वर। क्या हेडिंग है सर? क्या बात हो रही है? इसको क्या दिक्कत है सर? अलग अलग बैठा दीजिए। सर हेडिंग क्या है? क्या हेडिंग है? उत्तर प्रदेश का महत्व। हाँ, गंगा। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर जो गंगा नदी के किनारे हैं। प्रयागराज, कानपुर, गढ़मुक्तेश्वर, विंध्याचल, मिर्जापुर, ये सारे शहर जो है गंगा नदी के, ये सभी शहर गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जबकि यही क्वेश्चन पूछा था वाराणसी गंगा के बाएं तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा था कि बनारस गंगा के किस किनारे, दाहिने या बाएं, तो बाएं तट पर स्थित है। गंगा नदी किस पता है? नहीं सर, नहीं। बाएं, बस बनारस बाएं है, बाकी ऊपर के जो शहर हैं ये सब दाहिने साइड में स्थित है। सर बनारस में वो पतली है, बनारस में जो है गंगा जी पतली है। गंगा जी उसमें दोनों का लेके आती है ना सर बनारस में। हाँ, पतली हो। बनारस में कहाँ? इलाहाबाद में। वह बनारस में पहुंच जाती है, दोनों का पानी लेके आती है मिर्जापुर से होते हुए। अच्छे। यार इलाहाबाद से ही तो आगे आगे बनारस आएंगी। हाँ अब बनारस से कहाँ चली जाएंगी? बनारस से फिर बलिया। गाजीपुर होते हुए बलिया। अब बलिया से कहाँ चली जाएंगी? बिहार। उल्टा भाव गंगा को। चलिए, हाँ सर इंग्लिश। गंगा को हल्दिया से प्रयागराज तक, गंगा को हल्दिया, हल्दिया कहाँ है? हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? है वहाँ कोलकाता। कोलकाता का सहायक है, कोलकाता का सहायक बना। हाँ, पश्चिम बंगाल में। हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में विकसित किया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 कहाँ पे है? हल्दिया से लेके प्रयागराज। और राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी में है?
अरे यार, जैसे नेशनल हाईवे है ना अपना, ओ इसमें भी नॉट चलती है। हाँ, इसको डेवलप किया जा रहा है। हालांकि अभी जो है पूरा अभी शुरू नहीं हुआ है। बहुत पहले भी न्यूज़ में था। इसके पहले गंगा नदी से व्यापार होता था, हल्दिया बंदरगाह से अपने यहाँ कहाँ तक, प्राचीन काल में तो अपने कानपुर तक भी व्यापार होता था, लेकिन बनारस तक जो है व्यापार, मीठे का, गुड़ का व्यापार सबसे अधिक यहीं से जो है किया जाता था। तो इसको फिर सरकार इसको डेवलप करने का प्रयास कर रही है कि इसलिए इसका नाम दिया गया राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्रा में। ये क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या कहाँ से कहाँ तक है, तो प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक, गंगा नदी की समस्याएं क्या क्या जो प्रॉब्लम है गंगा नदी में। क्यों यह देव नदी, जिनका पर्यायवाची देख रहे हो, देव नदी, सुरसरी, सुर मीन्स क्या होता है, सुरीला। सूर्य मीन्स होता है देवता, सुरसरी, सरी मीन्स होता है नदी, अर्थात देवताओं की नदी। इनका एक पर्यायवाची देव पागा भी है। मतलब देवताओं की, मतलब देवताओं की, देवता पागा मीन्स होता है पगड़ी, अच्छा, अर्थात देवता कौन है, शंकर। शंकर जी के जटा से निकलती हैं गंगा जी। चलिए, गंगा नदी की समस्या, इस तरह की नदी आज जो है बीमारियों की नदी क्यों बन गई, उसके पीछे क्या कारण है उसको देखते हैं। गंगा नदी की समस्या है, क्या समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है गंगा जी में? सबसे बड़ी समस्या है कि सब लाइन बाई लाइन बताएं। पहली समस्या है इनके पानी को, इनका रास्ता अवरुद्ध किया जाता है, कि पानी को रोका जाता है। दूसरी समस्या है कि इसमें जितने भी सीवेज हैं, जितने भी कल कारखाने हैं, उनके जितने भी प्रदूषित जल है मिलाया जाता है। प्लस खनन भी एक समस्या है, आय का संरक्षण की अच्छी तरह से नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए, अनियंत्रित औद्योगिक प्रदूषण जो समस्या है, पहली समस्या है अनियंत्रित, जिस पे कोई कंट्रोलिंग नहीं, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित औद्योगिक प्रदूषण एक समस्या पैदा करता है, गंगा जी को जो है मैला कर देता है। दूसरा, अनुपचारित सीवेज, अनुपचारित कौन मसला है? सीवेज, क्या हुआ? सर हंसने में बैन लगा दीजिए, हैं? हंसना मना कर दीजिए। हंसना मना कर दे। हाँ, अभी मना नहीं किया, तुम भी हंस रहे हो, अभी मना क्या किया? बैन लगा दे। देखो, हंसने के लिए आदमी पढ़ रहा है, तो जिसके लिए पढ़ रहा है तो वही ना करे तो भी हंसना ठीक मतलब नहीं। खुश होना, आप खुश तभी होंगे जब अपना टारगेट पूरा करेंगे। हाँ, ठीक तो है, पहले से ही हंसो, लेकिन कम हंसो। देख रहे हो ना, ये क्या लिखा गया, अनियंत्रित औद्योगिक प्रदूषण जाए गंगा में, उद्योगों से निकला हुआ जो भी कचरा है वो जाए, लेकिन उस पर कुछ कंट्रोलिंग, उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, उसके बाद से उसको जो गंगा में मिलाया तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसी तरह से आप लोग हंसी हुए, लेकिन जो है अनियंत्रित ना हो,
अनियंत्रित की ही देन है कि मैं 2016 में के इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ था। मैं राउंड टाइप का हंस दिया, समझे? इसका मतलब सब इस जगह पे आए हैं पूरी तरह से सुधारने के बाद आए हैं नहीं तो बहुत बिगड़ा। जैसे कि जो तैयारी कराने वाले होते हैं इंटरव्यू का ना, वो हमें लगता है वो स्वयं इंटरव्यू दिए नहीं रहते, लेकिन तैयारी खूब कराते हैं। तो वहाँ पे खूब चलता था कि यदि बोर्ड हंसे तो आप इंटरव्यू देने गए तो आप भी हंसिए। तो ठीक है, हल्का सा हंसना चाहिए। हमको नौक तक क्या हुआ था कि हम खूब हंसते खूब हंसते और खूब मनो ठहाका मार खा दिया। और जब हम हंसे तो बोर्ड के 5 मेंबर चुप हो गए। तो कुछ भी जो है नियंत्रण में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है, हंसो, हंसने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो जब ज़रूरत है, हम तो वैसे ही हंसने के लिए 5 मिनट छोड़ देते हैं, हंस लो। लेकिन जब पढ़ाई हो तो उस समय सीरियस हो जाओ। चलिए, दूसरी समस्या क्या है? अनुचालित सीवेज। यदि सीवर का जल जा रहा है शहरों से, जिसको हम मल जल कहते हैं। सीवेज का मतलब हिंदी क्या होता है? मल जल। जो नाले से जाता है इसको हम कहते हैं मल जल, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सीवेज। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? अत्यधिक जल दोहन। चौथा, तीसरा, गंगा के जल का अत्यधिक दोहन। सर इससे खेतों में सिंचाई होती है ना, गंगे के पानी से भी परियोजनाओं से अत्यधिक जल दोहन। जल दोहन मतलब जल दोहन का कंजप्शन, और दोहन का मतलब बांध बनाकर। ये सब पानी होता है। मछली है। सर इस पे सिंचाई के निवारण होता है। ये परियोजनाओं से- अरे डैम, ये सब परियोजनाएं जानते हो बहुउद्देशीय है, मल्टीपर्पज, एक उद्देश्य के लिए नहीं है। क्या तुम्हें लगता है बांध बना के बिजली पैदा किया जाता है? नहीं सर, सिंचाई के लिए उस पानी को जो है सिंचाई में भी यूज किया जाता है। पूरा उत्तर प्रदेश में हाँ। वो चलता है वहाँ। तो इसलिए जो है उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अच्छा, 5 वर्ष में पढ़े बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत सारे उद्देश्य। लेकिन तब तक उस समय की बुरी जो समझा नहीं पर बहुउद्देशीय रटवा देंगे, लेकिन बहुउद्देशीय का मतलब नहीं बताएंगे आखिर इसका नाम बहुउद्देशीय क्या है। अरे बहु मीन्स अनेक, उद्देश्य मीन्स जो एक से अधिक उद्देश्यों के लिए जिस परियोजना को हम स्थापित करते हैं उसे वो कहते हैं मल्टीपर्पज या बहुउद्देशीय परियोजना। अत्यधिक जल दोहन, बांधों पे हम बांध बना के इसके जल को जो है रोक लेते हैं, इसलिए ये अपने नेचुरल स्वभाव में नहीं रह पा रही। बेसिक क्वेश्चन आ रहा है कि गंगा पे कितने बांध हैं? गंगा पे कितने गंगा पे तो बांध बहुत अधिक है। कोई एग्जैक्ट संख्या मतलब अगर कहाँ पूछा था? मल्टीपर्पज डैम जो पूछा है। नहीं सर, अचानक से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे इसमें लिखा है थ्रू डैम बांधों के द्वारा। हाँ। हो सकता है ना कि गंगा पे प्रमुख बांध जो जाति संरक्षण कर रहे हैं। देखो, गंगा में जो प्रमुख सबसे मेन बांध है वह तुम्हारा वही टिहरी है, उत्तराखंड। केरल को पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा। नहीं तो आगे बढ़ने के बाद गंगा पे बहुत अधिक कहीं बांध नहीं। गंगा की ट्रिब्यूटरीज पे है हाँ? सर, ट्रिब्यूटरीज पे जो है उसके बांध होगा। हाँ, क्योंकि घाघरा तो वहाँ भागीरथी पे में एक लिमिटेड पानी है, उसके बाद जो पानी आ रहा है अलकनंदा ला रही है, इधर इतने सारे ट्रिब्यूटरी ला रहे हैं। घाघरा के बांध है। उन सबों पे जो है काफी बांध हैं। जो भी डैम छोटी नदी, देखो जब बड़ी नदी हो जाती है, जैसे उसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है, उस पर डैम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हिमालय से नदियां निकल रही हैं, जैसे कि इसकी जो सहायक नदियां निकल रही हैं अभी छोटी छोटी हैं, वहाँ पे क्या होता है कि डैम बना के जल को रोक के बिजली पैदा किया जाता है। क्योंकि फ्लो ज्यादा रहता है इसलिए। हाँ, चलिए, अत्यधिक जल दोहन
उसके बाद से तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण क्या है? चौथा, गंगा का पवित्र होना। अच्छा वहाँ पे लोग चले कभी कभी जो है ना पवित्र होना भी खतरे से खाली नहीं होता। या सुंदर होना, सेफ्टी होना चाहिए। सुंदर होना भी खतरा। अति किसी भी चीज का जो है अति सर्वत्र वर्जते। जी सर, इसे रूल बना के रखना चाहिए। रूल बना कर मान लो कोई सुंदर हो ही जाए, मान लो कोई सुंदर हो ही जाए तो क्या करे? तेजाब फेंक ले अपने हाथ से। क्या विकल्प है? मान लो ऐश्वर्या राय सोचे कि उनके ऊपर खतरा आ जाए, कुरूप होना चाहे तो क्या करेंगे? रूप चेंज कर लेंगे। रूप कैसे? सजेंगे धाजेंगे नहीं, यही ना, इतना ही ना कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद भी वो सुंदर लगेगी, ऐश्वर्या राय अगर जो कुछ न लगाए तब भी सुंदर लगेगी। तभी तो आम नारियों से बहुत सुंदर है। हाँ। जिसको बात जो आता है पके हुए बात तो क्या करें ऐश्वर्या राय की जो है नॉर्मल औरतों जैसा दिखे, उनके ऊपर कोई खतरा न हो। ऐसे रहे कि उनको कोई ना देख पाए, बस यही कि हाँ। दूसरा कोई है। क्या सर? ढक के रहें, पूरा शरीर ढक के कहीं बाहर ना निकले, या चेहरे पे कालिक पोत लें। चलिए, ये है गंगा की चौथी समस्या जो समस्या का कारण वो है गंगा की पवित्रता। गंगा बहुत पवित्र नदी है, इसीलिए तो इसलिए भी अधिक से अधिक लोग ये चाहते हैं कि मैं जो है नहा लो। गंगा में नहाऊं। देखो महाकुंभ में, महाकुंभ जब जब लगता है गंगा पे, तो गंगा के जल का बीओडी का जो रेशियो होता है वह 3 से 4 हो जाता है। बीओडी, अब बीओडी क्या है? वायु वाला कोई है इसमें? उसकी मात्रा, जो जल का जो प्रदूषण होता है, उसमें प्रदूषण की मात्रा। बीओडी बढ़ाया गया ना? वायु कंपोनेंट। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यस सर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये कितना होना चाहिए जल में? जल में कितना होना चाहिए? 1 से 2% तक होना चाहिए। इसको कहा जाता है mg प्रति लीटर। mg प्रति लीटर। 1 लीटर में 1 से 2 mg तक मिलीग्राम तक होना चाहिए बीओडी, तब वो जल कहा जाएगा एकदम शुद्ध है। और गंगा जल पहले एकदम शुद्ध था, क्योंकि उसमें बीओडी का मात्रा 1 से 2% के बीच में हुआ करता था। और इसके साथ ही जो कहा जाता है गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? सर उसमें लिम्डा बैक्टीरियोफेज होता है, लिम्डा बैक्टीरियोफेज हाँ, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वायरस। वायरस। हाँ, Yes. जिसको का क्या नाम था? बैक्टीरियोफेज वायरस। लिम्डा बैक्टीरियोफेज। या इसको हम कहते हैं जीवाणु भोजी विषाणु। यस सर। गंगा जल में ही स्पेशल पाया जाता है, बाकी किसी नदी के जल में, किसी नल के जल में और किसी तालाब के जल में जीवाणु भोजी विषाणु नहीं पाया जाता, बैक्टीरियोफेज वायरस नहीं पाया जाता। और जीवाणु भोजी विषाणु करता क्या है? सड़ने नहीं देता है, बैक्टीरिया जो सड़ाता है पानी को उसको सड़ने नहीं देता है। सबसे बड़ी बात, जो बैक्टीरिया पानी को दूषित करते हैं, जीवाणु भोजी विषाणु उसी का भक्षण कर देता है, उसको खा जाएगा। सर जो ब्रिटिशर्स थे वो ले जाते थे पानी, जब समुद्र में ट्रैवल करना था तो लेके जाते थे। जीवाणु भोजी विषाणु की यही विशेषता है, ये विषाणु केवल गंगा जल में पाया जाता है। और यही कारण है कि गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, नहीं सर। लेकिन अब पड़ना शुरू हो गए हैं। क्योंकि कीड़े इसलिए पड़ना शुरू हो गए हैं कि बीओडी गंगा जल का 3 से 4 हो गया है, और 3 से 4 बीओडी हो जाने से ये जो जीवाणु भोजी विषाणु है ये स्वयं खत्म हो रहे हैं। और जब ये खत्म हो रहे हैं तो फिर गंगा जल में कीड़ा पड़ना शुरू हो गया।
समझे? क्लियर हुआ? बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये कितना होना चाहिए? 1 से 2 mg प्रति लीटर। और यदि इसकी मात्रा बढ़ती है तो जल दूषित होता है, और इसकी मात्रा घटती है तो जल शुद्ध माना जाता है। गंगा जल में पहले कीड़े नहीं पड़ते थे, अब पड़ रहे हैं, क्योंकि गंगा जल में बीओडी अधिक हुआ है, जिससे इसके जो एक स्पेशल जीवाणु बैक्टीरिया पाया जाता था, जीवाणु भोजी विषाणु, वह मर रहे हैं। और ये क्या करते थे कि जो अन्य बैक्टीरिया थे उनको खा जाते थे, हानिकारक बैक्टीरिया को। इसे यही कारण है कि गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते थे, और अब गंगा जल में कीड़ा पड़ना शुरू हो गया। क्लियर? चलिए, ये दिक्कतें हैं जिसके नाते गंगा जी मैली होती जा रही हैं। इस नदी में प्रतिदिन कितना कचरा जा रहा है? प्रतिदिन गंगा में, हाँ, जब सीरियस मैटर चल रहा हो ना तो वहाँ ना बोलो। या यदि तुमको लगता है कि मैं गंगा जी को फिर तरोताज़ा कर पाऊँगा, यदि इतना अंतरात्मा कह रही हो, तब दिमाग नहीं अंतरात्मा, तब बोलना। बाकी बोलने के लिए मैं स्वयं अभी जो है 5-10 मिनट के लिए, जो हम जानते हैं कि कब तुम लोगों का दिमाग लेना बंद कर देगा, हम यहीं से जानते हैं खड़े खड़े। इसीलिए मैं जो है देना ही छोड़ देता हूँ। उस समय मनोरंजन करो। हर वक्त मनोरंजन के मूड में रहोगे ना तो दिक्कत होगी, कुछ पढ़िए नहीं पाओगे। प्रतिदिन कितना कचरा गंगा में जा रहा है? 2400 mld, 2400 mld अनुपचारित मलजल जा रहा है। mld का फुल फॉर्म होता है मिलियन लीटर प्रतिदिन। मिलियन लीटर प्रतिदिन। 2400 mld अर्थात मिलियन लीटर प्रतिदिन अनुपचारित मलजल अतः सीवेज का जल पर डे गंगा जी में जा रहा है 2400 ml मिलियन लीटर प्रतिदिन। एक दिन में इतना जो है गंदा पानी अर्थात मलजल शहरों से गंगा जी में डायरेक्ट जा रहा है। और 300 ml औद्योगिक कचरा जा रहा है। औद्योगिक कचरा, ये तो इतना सीवेज वाला जा रहा है, उतना जो है औद्योगिक कचरा जा रहा है। बढ़ चुका है, बढ़ गया है। सर, इसका क्या मिलियन पर अनुचारित मलजल कितना हो गया? 3000 से 4000 बढ़ गया होगा, मानो ये जो है इतना तक डाटा है। और इन दोनों के जाने से परिणाम क्या है? परिणाम ये हो रहा है, जो गंगा में स्पेशल जो वायरस पाए जा रहे थे वो समाप्त हो रहे हैं। और जब वो समाप्त हो रहे हैं तो इससे तो गंगा प्रदूषित हो ही रही है। जो एलिमेंट इसको भी साफ कर सकता था वह स्वयं खत्म हो रहा है। कौन? बैक्टीरियोफेज वायरस। वो वायरस जो है मरते जा रहे हैं। और मर क्यों रहे हैं? क्योंकि बीओडी बढ़ रहा है। बीओडी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा जल में कम होना। यदि बीओडी बढ़ रहा है तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। यदि बीओडी घट रहा है तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। जब ऑक्सीजन की मात्रा जल में रहेगी अधिक तो जो है लाभदायक और हानिकारक नहीं होगा।